Hello, we are going to discuss the question paper of CAPF 2016, राइट। तो ये इससे पहले भी हम लोग काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2016 एंड पॉलिटी, राइट। देखो, मेरा एक हम्बल सबमिशन है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट डाउन द थीम्स, प्लीज़ नोट डाउन द थीम्स, इन्वेस्ट 5 to 10 minutes in researching, in noting down and revising important themes जो भी इस क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ bear in mind, please be honest, please focus on important themes. So first question is talking about article 51A। देखो, फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हमें याद होनी चाहिए एंड प्रियम्बल हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारी थीम है मेरे दोस्त। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल 51A इज़ रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। दिस वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, आप वो अमेंडमेंट भी याद कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फेमस अमेंडमेंट, राइट। और उसके बाद में ऑप्शन ए इसमें दिए रखा है यूसीसी के बारे में। नहीं, यूसीसी के लिए आर्टिकल 44 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए आर्टिकल 40 है, राइट, एंड इसके लिए 44 है। उसके बाद में राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अगर आप कहेंगे तो आर्टिकल 21A है। अगर तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। दिस इज़ अ थीम माय डियर ब्रदर एंड ब्रदर। Which of the following is not a source of political legitimacy? पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का सोर्स क्या नहीं है? क्वेश्चन इज नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? इफ समबडी इज रूलिंग ओवर अस और पीपल, तो कोई आदमी कब आपके ऊपर या हमारे ऊपर रूल करता है लेजिटिमेसी के साथ? कब? जब हम उसको कंसेंट देते हैं, करेक्ट। जब एक रेशनल प्रूडेंस होता है ना, देयर इज अ रेशनलिटी इन्वॉल्व, या ये भी करेक्ट है। एंड एक है पब्लिक रीज़न। ये जो रेशनल प्रूडेंस एंड पब्लिक रीज़न, ये दोनों सेम सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड आपको लग रहे हैं। तो ये तीनों क्या हैं? लेजिटिमेसी इन्हीं के बेसिस पर ही होती है। और ऑप्शन सी आप देखोगे जो कि हमारा आंसर है वो है पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर। क्या आप किसी ऐसे इंसान को अपने ऊपर रूल करना देना चाहते हैं जो रूलर अपने विल से आपके ऊपर काम करे? नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। पॉलिटिकल विल ऑफ द रूलर इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अबाउट पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। देखो, पैरोकियल शब्द जो मैंने पहली बार पढ़ा था ना, जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, तो उसमें ही मुझे ये शब्द मिला था। एक्चुअली आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर का मतलब ही यही होता है कि नैरो माइंडनेस ना। आप सोचो, नैरो पॉलिटिकल कल्चर कहाँ पे होगा? अब आप देखोगे कि इसमें आप जैसे मोनार्कियल शब्द देखोगे, आप इसी के ओर जाओगे। बट माय डियर फ्रेंड, मोनार्कियल सिस्टम तो ब्रिटेन में भी है, बट देखो वहाँ पे डेमोक्रेसी कितनी मेच्योर है। तो इसका मतलब ये नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जो सोसाइटीज़ डेवलपिंग होती है ना, जिनको नई नई न्यू अभी कॉलोनाइजेशन से आज़ाद हुई हैं ना, जैसे इवन यू कैन काउंट और अपना देश भी उसमें ना, या डेवलपिंग नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वो अभी मेच्योरिटी की सीमा थोड़ी, वी नीड मोर काइंड ऑफ मेच्योर डिबेट्स ऑन इन्वायरमेंट, ऑन क्लीन एयर, ऑन देयर आर सो मेनी थिंग्स ना। तो आप यही है कि पॉलिटिकल कल्चर नैरो आपको कहाँ देखने को मिलता है? डेवलपिंग नेशंस में, डेवलपिंग सोसाइटीज़ में जनरली, ठीक है, जहाँ पे बहुत हुक्स एंड क्रुक्स यूज़ होते हैं। यू ऑल नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट? अब देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। दिस इज़ अ थीम माय डियर फ्रेंड। तो ये थीम आप याद कर लेना। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, उनको नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन से आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। और देखो, इसमें आंसर भी दिया गया है
ठीक है, तो पहला आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, बट अनलाइक प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ जैसे अपने देश में है, या जिसको बेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल। ठीक है, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। इट डज़ नॉट सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, इट सेपरेट्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो सिस्टम होता है, इट इज़ अ सेपरेट, इवन आउटसाइडर कैन बी मिनिस्टर इन प्रेसिडेंट फॉर्म of system. President in prime minister form of system, like in India, prime minister can dissolve the cabinet, but in presidential form of system, president cannot dissolve the house. ठीक है, एंड प्रेसिडेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर्स वाले में होता है प्रेसिडेंट से। ये टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड ऑन लेजिस्लेचर, ये भी गलत है। टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ फिक्स्ड इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं रिमूव किया जा सकता, उसको केवल और केवल इम्पीचमेंट से ही हटाया जा सकता है। तो इस फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट स्मार्ट अप, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू आर वॉचिंग द स्क्रीन एज वेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट इज़ द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क एंड इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक्स हैं, उसमें ये सारे बॉक्सेस में और दिए गए हैं सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट। ये एडम फर्ग्यूसन ने दिया था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन हेगल पे भी पूछा गया है, मॉन्टेस्क्यू पे भी, इसी में अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामस्की पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दीज क्वेश्चंस आर लाइक सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आप याद रखना, एडम फर्ग्यूसन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, दिस इज़ नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन नो मोर। हाँ, हालांकि उस समय इसका ऑप्शन डी होता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर कब फोर्स में आया, तो ये 26 जनवरी 1957, बट दिस इज़ नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन एट ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ काउंसिल। देखो, जो काउंसिल होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसकी स्ट्रेंथ पे भी एक क्वेश्चन आता है। तो उसकी स्ट्रेंथ होती है 40, मिनिमम 40 होगी, एंड मैक्सिमम कितना भी हो सकता है 1/3 के बीच में। ठीक है, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ। सपोज को लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, उसका 1/3 मैक्सिमम और मिनिमम 40, तो 40 से कम नहीं होगी, और 1/3 मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती हैं। और इनके क्रिएशन और अबोलिशन की बात आर्टिकल 169 में दी गई है, राइट। तो ये आप ध्यान में रखना। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक 356 तो प्रेसिडेंट रूल है, 171 किससे संबंधित है, तो बिकॉज 171 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू काउंसिल। ठीक है, तो ये हो गया क्रिएशन एंड अबोलिशन 169 में ही दिया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पे है पॉलिटी का ये क्वेश्चन। ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग मे बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। तो जिला परिषद का चेयरमैन कौन हो सकता है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब तो आएंगे नहीं। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी तो इज़ लाइक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, ही इज़ नॉट इलेक्टेड वन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इलेक्टेड फ्रॉम इट्स ऑन मेंबर। देखो क्या होता है, ज़िले के अंदर पंचायत होती हैं, मंडल्स होते हैं, तो उनमें बाकी सभी लोगों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो जितने लोग इलेक्ट होते हैं विलेज पंचायत से या मंडल पंचायत से, वो लोग खुद ही इलेक्ट करते हैं जिला परिषद के चेयरमैन को। तो ऑप्शन डी सही होगा। हालांकि आई वुड लाइक टू टेल यू एज वेल कि हु इज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड कि इनका इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे होगा, हु डिसाइड, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी जो जिला परिषद का चेयरमैन है उनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, बट हु डिसाइड्स इट, इट इज़ द पावर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इसको डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल इक्वालिटी। ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगेन आ गया है। तो दीज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हमेशा इसमें आते हैं इस एग्ज़ाम में, इवन यूपीएससी में भी आते हैं, लाइक सीएससी में, यूपीएससी तो ये भी है। तो अगेन द क्वेश्चन इज़ कि सोशल इक्वालिटी, जब भी आप सोशल शब्द सुनो तो आपका दिमाग जाना चाहिए कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ठीक है, एंड स्टेटस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम्स अंडर लाइक दीज कास्ट रिलीजन बेस्ड थिंग्स ना कम्स अंडर सोशल नॉर्म्स ना।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि सोशल इक्वालिटी का मतलब है व्हेन नो पर्सन शुड बी मेड टू सफ़र पोजीशन ऑफ रिलेटिव इन्फीरियरिटी इन रिलेशन टू अदर मैन ड्यू टू कास्ट, रेस, रिलीजन ना, दीज थिंग्स शुड नॉट बी द बैरियर। बाकी सारे ऑप्शन आप देखोगे तो आपको वो वेग ही देखने को मिलेंगे, दे आर नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, सोशल इक्वालिटी मतलब सोशल के भाई आई एम अ मैन, यू आर अ मैन, and we are not inferior to you, you are not inferior to me just because you are having same caste or creed or sect. These things doesn't matter, right? Which of the following is not a feature of Indian federalism? Not a feature. तो क्या आपको इंडियन फेडरलिज्म के फीचर पता हैं? दिस इज़ अ थीम माय डियर फ्रेंड, इंडियन फेडरलिज्म के थीम आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो दी लाइक इंडियन फेडरलिज्म के फीचर। जैसे हमारे यहाँ डुअल पॉलिटी है, वी हैव डिवीज़न ऑफ पावर। अब डिवीज़न ऑफ पावर है इनटू वेरियस लेवल्स, ठीक है। वी हैव रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। वी हैव सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ है इंडियन फेडरलिज्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म का यही कॉन्सेप्ट है, राइट। अब इसमें नॉट अ फीचर, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन। यस, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट। कोर्ट हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट। स्टेट्स आर सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने कभी ये पढ़ा है, सुना है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट सब ऑर्डिनेट होता है? नहीं भाई, स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द चीफ मिनिस्टर्स एंड दे हैव द अथॉरिटी। तो दे आर नॉट सब ऑर्डिनेट, दे आर द like ना, दे आर, वी हैव अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यही आंसर होगा। दिस इज नॉट अ फीचर, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट, राइट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर ऑलरेडी क्लासिफाइड। यस, वी हैव क्लासिफाइड। अगला क्वेश्चन है, again human right and these social right, equality, these are very subjective topics, and human right commissions, these bodies, important commissions, important committees, these are the topics, please prepare it. not a function of human right, क्या है human right? और इसको आप पढ़ोगे तो इसका जो ह्यूमन राइट डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल, करेक्ट है। दे आर अप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर अडोप्शन बाय स्टेट्स, करेक्ट है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वर अडोप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन नियर, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली देखो, मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था, जब मैं PYQ डिस्कस कर रहा था, कि प्लीज़ गूगल, और इसको मैंने पढ़ाया भी था कि जनरेशन्स ऑफ राइट, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट, थर्ड जनरेशन राइट, और इन पे जो चार्टर आए हैं उनको आप तैयार कर लेना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाला चार्टर आया था 1966 में, ठीक है। उसके बाद में एक 1976 में भी आया था सेकंड चार्टर। तो ये आप प्लीज़ तैयार करना, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है वो 1966 में अडॉप्ट किया गया था। एंड अगला क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? ये अगला क्वेश्चन है, अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट सेट फोर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडिंग पावर तो हमें पता है कि आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड, राइट। आर्टिकल 13 का 13 का क्लॉज सब 2 है, ये दिस इज़ रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई इफ़ एनी लॉ इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, जो हमारे कोई ऐसा लॉ बना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से इनकन्सिस्टेंट है, इनडायरेक्टली दिस इज़ अबाउट जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 370 नीड्स नो मोर इंट्रोडक्शन, इट्स नो मोर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। 370 है भी नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कौन सा क्वेश्चन है? विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नॉट करेक्ट पूछा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल में क्या जॉइंट सेटिंग होता है? नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग टू द हाउस ऑफ द बिल, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेंडमेंट बिल में क्या है कि आप जॉइंट सेटिंग करेंगे, नहीं, ये नहीं होता है। मनी बिल में भी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट बार बार ऐसा फ्रेम कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और यही आंसर है हमारा, नॉट करेक्ट। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पॉन्सर्ड, इसको प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, ये किसी भी हाउस में आ सकता है। ईच हाउस सेपरेट जो है स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करते हैं। ये तीनों सही हैं, बट पहला नहीं सही है कि अगर ये पास नहीं हो रहा तो जॉइंट सेटिंग हो जाएगा, नहीं, जॉइंट सेटिंग का प्रोविज़न नहीं है इसमें।
अगेन जॉइंट सिटिंग इज़ ऑल्सो पूछा गया था अभी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी, और दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, स्पीकर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है। इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन, जब भी हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, तो भाई किसके बारे में, सेपरेशन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट एंड लोकल, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है अबाउट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, नहीं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सबके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है ना। और जब हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ पावर, तो डिवीज़न ऑफ पावर में होता है स्टेट लोकल के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर, बट सेपरेशन मीन्स जुडिशरी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अगर है 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिलेट्स टू, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये कब आया था, ये आया था 52nd अमेंडमेंट में, राइट, 1985 में, ओके। अगला क्वेश्चन है कट मोशन। कट मोशन इज़ वेरी फेमस। कट मोशन होता है 3 टाइप का, आपको पता होगा। एक पॉलिसी कट होता है जिसमें 1 रुपये का कट, एक्चुअली दीज आर सिम्बल्स, अ काइंड ऑफ लाइक एजिटेशन करने का या फिर विरोध करने का सिंबल होता है कि आई एम नॉट एग्री विद द पॉलिसी, तो कहेंगे 1 रुपये कम कर दो, ठीक है। तो एंड उसके बाद में एक होता है टोकन कट, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें 100 रुपये कम किया जाता है। एंड वन इज़ इकोनॉमी कट, तो उसमें कोई पॉलिसी है, उसमें काफ़ी जितना पैसा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, तो उतना पैसा कम किया जाएगा। तो कट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस आफ्टर दी प्रेजेंटेशन ऑफ रेलवे एंड जनरल बजट। तो अभी रेलवे एंड बजट और जनरल बजट अलग अलग हो, सेम एक ही में हो गया है, तो ये उस हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। तो कट मोशन और ये सब बाद में बजट से ही रिलेटेड है, राइट। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटिशन वाला क्वेश्चन है, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको हमने पहले भी देखा था, रुडोल्फ एंड सुशैन एच रुडोल्फ लियोडे, तो ये ठीक है। रजनी कोठारी जी का, जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम का वर्ड दिया था, ये भी हमने देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ देयर इज़ मोर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, आई डोंट थिंक कि और भी क्वेश्चन हैं। तो हमने ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए हैं ब्रदर, इस ऐसे ही हम लोग आगे भी करेंगे। वी विल डिस्कस लाइक साइंस एंड हिस्ट्री एज वेल। तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट एंड मेक अ थीम एंड रिवाइज दोज थीम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।